मुझे जो आवाज आनी चाहिए वो कलकत्ता तक जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और हम सब बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्व संवाद केंद्र के सभी अतिथिगण, आदरणीय नरेंद्र जी और तमाम साथी जो इस वक्त नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और अलग अलग जिलों से अपने बिजी स्केड्यूल में से आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कुछ समय आज निकाला। मैं आपसे कोई भी अपनी वाणी शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि ये जो सभा में सभी लोग मौजूद हैं, इस हॉल में सभी मौजूद हैं, हम सब 1 मिनट का साइलेंस संदेश खाली में जो हमारी हिंदू माताएं और बहनें हैं जिनके साथ अमानवीय अत्याचार टारगेटेड रूप से हुआ है, जिसको स्टेट ने शील्ड किया है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर हम 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व कर सकें। शुक्रिया। दोस्तों, बंगाल से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और ये इकलौता ऐसा स्टेट होगा जिसमें मैंने करीबन 5 से 6 महीने जमीन पे बिताया है और लगभग 55% से ज्यादा जिलों में मैं खुद ट्रैवल किया। आज जब मैं ये टॉपिक जो हमारे सामने नेशनलिस्ट नैरेटिव बिल्डिंग थ्रू सोशल मीडिया, इसकी जब मैं आपके सामने हम लोग बात रखते हैं, मेरे हिसाब से हमें ये समझने की जरूरत है, और बाकी जो मैं कोर सेंट्रल इश्यूज पे आऊंगा उसके पहले, कि नैरेटिव सेट कब होता है और नैरेटिव सेट कौन करता है। दोस्तों, अगर हम ये नहीं समझ पाए कि नैरेटिव सेट कब होता है और नैरेटिव को सेट कौन करता है, तो हमेशा से हमें ऐसी स्थिति में रहेंगे कि हम अपने आप को प्रूव करते रहेंगे और किसी दूसरे के नैरेटिव पे रिएक्ट करते रहेंगे। दोस्तों, नैरेटिव सेट वो करता है जो संगठित होता है, नैरेटिव सेट वो करता है जो शक्तिशाली होता है, नैरेटिव सेट वो करता है जिसके पास मशीनरी होती है, और नैरेटिव सेट वो करता है जिसके पास फैक्ट्स होते हैं। पिछले कुछ समय से बंगाल के अंदर जो हिंदू समाज है, जो लैंड ऑफ शक्ति बंगाल, और ये मुझे पीड़ा होती है क्योंकि जब मैं कालीबाड़ी जाता हूं या तारापीठ जाता हूं या मैं अलग अलग बंगाल के शक्ति के स्थानों पे जाता हूं, मुझे ये पीड़ा होती है कि जो शक्ति का केंद्र बिंदु रहा, जो सनातन का केंद्र बिंदु रहा, जिस धरती से जो विचार निकले हैं, उसने आजादी के फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर में इतना बड़ा योगदान दिया है। आज वो समाज कंफ्यूज्ड है और आज वो समाज, मैं कह सकता हूं कि ऑप्रेस्ड की तरीके से अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। संदेश खाली कि अमानवीय टारगेटेड घटना, हिंदू बहनों के ऊपर जो घटना है, वो पहली घटना है जो नेशनल मीडिया के अंदर सामने है। पर क्या आपको लगता है कि शेख शाहजहां ने बंगाल के अंदर इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है? क्या बंगाल के अंदर साउथ 24 परगनास में शौकत मुल्ला, या बंगाल के अंदर साउथ 24 परगनास के अंदर जहांगीर और ऐसे तमाम लोकल स्ट्रॉन्गमैन नहीं है जिसको स्टेट प्रोटेक्ट करता है? और वो स्टेट इसीलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि स्टेट वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके कारण जो समाज है, जो आज हमारा हिंदू समाज है, जो बंगाल का हिंदू समाज है,
क्योंकि वो संगठित नहीं है, इसीलिए संदेश खाली होता है। और इसीलिए मैं बात करूंगा आगे डिटेल के अंदर, जिस तरीके से बंगाल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, जहां अगर ये समाज जागृत नहीं हुआ और अगर समाज खुद के बल पे खड़ा नहीं हुआ और अगर समाज संगठित नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। आप बोल रहे होंगे कि प्रदीप जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैं जब भी अपने आप में आत्मचिंतन करता हूं, मैं इस बात को मान नहीं पाता कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फॉलो करने वाले हमारे भारत के अंदर, जिसमें हमने आजादी के 20 साल बाद सिर्फ एक वर्ड सेक्युलर को ऐड किया, उस सेक्युलर भारत के अंदर जहां तक तमाम बुद्धिजीवी इस बात को प्रूव करने के लगते हैं कि हम सेक्युलर हैं और सब कुछ ठीक है, और कहा जाता है द लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, बंगाल के अंदर एक शाहजहां शेख इतने समय तक ये अमानवीय घटना हिंदू बहनों के ऊपर कर रहा था। समाज को इतना समय लग गया जागृत होने के लिए, समाज को इतना समय लग गया संदेश खाली के ऊपर खुल के बात करने के लिए, और तब भी 18 दिन से ज्यादा का समय लग गया, जिसमें शेख शाहजहां को प्रेशर की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को अरेस्ट करना पड़ा, जो मेरी निजी राय के अंदर एक प्लान्ड अरेस्ट था। क्योंकि अगर आपने वो फोटो देखी होगी, जिस फोटो के अंदर जब पुलिस वाले आसपास उसके चलते हैं ना, उसको हैंडकफ किया जाता है और वो ऐसे चल रहा है जैसे कि उसने कोई भाई मेडल जीत लिया हो। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको भी पता है कि ये कुछ 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद जब पूरी की पूरी हवा ठंडी हो जाएगी मीडिया के अंदर, समाज भूल जाएगा, नेता आवाज उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि हिंदू समाज संगठित नहीं है। मैं बल के रूप में वापस उस एरिया के अंदर जाऊंगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, कुछ समय बाद मुझे बेल मिल जाएगी, और उसके बाद जब 2026 के बंगाल के असेंबली चुनाव आएंगे, उसमें इन्हीं स्ट्रॉन्गमैन को इस्तेमाल करके वहां पे वोट डलवाए जाएंगे, और जो समाज, हिंदू समाज जो आज बंगाल के अंदर संगठित नहीं है, उसे देखता रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं क्यों। मैं 2019 के पहले, और मैं ये सब बताऊंगा नैरेटिव के संबंध में, और मैं अपने वापस से कोर पॉइंट पाना चाहूंगा, और मेरे पूरे के पूरे वक्तव्य का कोर पॉइंट यही है कि नैरेटिव वो सेट करता है जो संगठित रहता है, नैरेटिव वो सेट करता है जिसमें बल है, शक्ति है, फैक्ट्स है। मैं बताऊंगा 2019 के बंगाल चुनाव के पहले मैं बंगाल के लगभग हर तीसरे जिले में खुद ट्रैवल किया था, मेरी टीम भी वहां पे। तब वो पहला ऐसा चुनाव था जहां पे एक जागृति बनी, पुरुलिया, झारग्राम, इन सब इलाकों के अंदर आपने देखा कि बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की तरफ से एक ट्रेलर आपको देखने को मिला, जब एक नॉन सेक्युलर फ्रंट को, और ये सेक्युलर शब्द पे भी मेरे सवाल है जिसमें आगे आऊंगा नैरेटिव के ऊपर, 18 सीट मिली। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो स्टेट है जिन्हें इन सभी लोकल स्ट्रॉन्गमैन को प्रोटेक्ट किया था, वो समझ चुका था कि क्योंकि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हमने थोड़ी ढील दे दी थी 2019 के पहले। बंगाल में चुनाव आप सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन के आधार पे नहीं जीत सकते, या आप में से बहुत सब लोग जानते हैं मशीनरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साम दंड भेद इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में बंगाल 2021 के चुनाव के नतीजे के बाद में पोस्ट पोल टारगेटेड हिंदू वायलेंस हुआ, और उस पोस्ट पोल टारगेटेड हिंदू वायलेंस के अंदर स्थिति ऐसी हो गई, क्योंकि इसको मैंने ऑन फुट कवर किया था, और मुझे याद है तब मैंने शो के अंदर मैंने अभिजीत सरकार और तमाम रिलेटिव्स को मैं अपने शो के अंदर लेके आया था, और शो पे वो रो रहे थे, पर स्टेट ने उसको होने दिया। स्थिति ऐसी तक हो गई कि कैलकाटा हाईकोर्ट को यह कहना पड़ गया कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर। ये शब्दों का प्रयोग तो मुझे किसी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी के अंदर याद आता है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर। और मेरे हिसाब से आजादी में
बिहार की जब लालू की घटना की सरकारें चलती थी तब ऐसी बातें आ जाती थी, पर तब भी टारगेटेड रिलीजियस इस बड़े रूप में नहीं होता था। दिस वाज प्री प्लान। व्हाई? क्योंकि ये समाज को एक मैसेज दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक नैरेटिव को खड़ा करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक चेंज को लाने का प्रयास करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि बंगाल के अंदर तुम जय श्री राम बोलो और उसके साथ में जय मां काली बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और समाज को एक मैसेज दिया गया। और इसीलिए ये प्री प्लान हुआ। उनको पता था कि नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं, उनको पता था कि ये फुलझड़ी है, ये कोई एक मशाल की जैसे समाज के अंदर नहीं गई हुई और हम इसको संभाल लेंगे। उनको पता था कि उनके पास मशीनरी है, उनको पता था कि हर लोकल पुलिस स्टेशन पे जहां डेमोग्राफी बदली है वहां पे हमारा एक ओसी सेटअप है जो पुलिस स्टेशन के साथ में कंट्रोल करके वोट दिलवा सकता है, और अल्टीमेटली जब हम सत्ता के अंदर आएंगे नैरेटिव हमारा चलेगा। दोस्तों, ये सब इसीलिए होता गया क्योंकि इन सबको पता था कि हिंदू समाज को एकजुट करना मुश्किल है, और अगर एक बार समाज एकजुट हो गया तो उसको फिर पीछे ले जाना हमारे बस की बात नहीं, जो पूरे देश भर में हो रहा है। आजादी के बाद से हमें यह कहा गया कि अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करना कम्युनल है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि राम हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका से लेकर अयोध्या से लेकर बंगाल से लेकर हर चीज को हर को जोड़ती है, उस सनातन के प्रतीक है। बिना राम के सनातन नहीं है। और हर अगर आप किसी भी कल्चरल डाइवर्सिटी में आप जाएंगे, किसी भी कल्चर में जाएंगे, आप कर्नाटका चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, आप बंगाल में भी आप देखेंगे, कहीं पे भी आप जाके देखेंगे और फिर इन डिटेल आप प्राइमरी सोर्सेज को देखेंगे, आप पाएंगे कि इट इज ऑल कनेक्टेड एंड राम हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी। और इन सभी जो लेफ्ट के ड्रिवन इंटेलेक्चुअल्स थे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं ने पूरा नैरेटिव सेट किया था, और मैं इसमें ये समझता हूं कि इसमें वैश्विक ताकतें भी इन्वॉल्व थी, जिनको पता था कि भारत, जिसकी बात कुछ समय पहले स्टेज पे करी जा रही थी विवेक जी द्वारा, कि सोने की चिड़िया हुआ करता था समाज जो है। हेगडेकर जी ने कहा था कि इतना बड़ा समाज जो हमारा है वो इतना ज्यादा सशक्त है, हम कैसे भूल गए। इन सबको वैश्विक रूप से पता था कि अगर हमारा समाज एकजुट हो गया और अगर हमारा समाज आत्मनिर्भर हो गया, अगर हमारा समाज इस बात पे गर्व करने लग गया कि हम भारतीय हैं, हम कोई यूरोपियन या कॉलोनियल या वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट की एक कॉलोनी नहीं है, हम एक सिविलाइजेशन है, सिर्फ एक नेशन स्टेट नहीं है, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। इसीलिए 70 साल तक नैरेटिव ये सेट करते गए, और नैरेटिव के कोर पे ये था कि हिंदू को हिंदू होने के ऊपर अपमानित फील कराओ, उसमें एक हीन भावना पैदा करो। अगर वो अपने संस्कृति की बात करता है तो उसको बोलो, ये क्वेश्चन करे वो क्यों ऐसी बात करता है। पर समाज ने कोशिश करी, तभी उनके टारगेट पे सबसे पहले आरएसएस थी, तमाम ऐसी इंस्टीट्यूशंस थी जो समाज को संगठित करने की बात करती थी, खुद का संगठन बनाने की बात नहीं करती थी, वो स्व के ऊपर समाज की बात करती थी। इसीलिए 70 साल उनको पता था कि एक बार समाज में वो क्रांति की शुरुआत हो गई तो रोक पाना मुश्किल है, और इसीलिए विश्व देश भर के अंदर समाज में वो क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है तो कोई भी कितना भी दिल से सेक्युलर हो, कोई भी दिल से कितना भी कम्युनिस्ट हो, उसको पता है, कोई भी मीडिया के अंदर दिल से कितना भी नहीं संकोचाए, कोई भी दिल से अंदर कितना भी क्वेश्चन, उसको पता है कि समाज तो संगठित है। जब मैं अयोध्या के अंदर था, बंगाल से, मेदिनीपुर से लड़के 17-17 साल के, बिहार से अप्पू करके लड़का स्केटिंग करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शन करने आता है, तेलंगाना से 50 साल के लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं, और उनको सबको समझ में आ गया था कि अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर इतने सालों के संघर्ष के बाद में समाज के अंदर वो जागृति ले आया कि अब समाज अपने बल पे खड़े होने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए
आज जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी वैचारिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ भी प्रयास कर ले, उनको पता है कि आज नैरेटिव वो सेट नहीं कर रहे। नैरेटिव हिंदू समाज, संगठित हिंदू समाज, भारतीय समाज सेट कर रहा है, पर बंगाल में वो स्थिति नहीं। ये फैक्ट्स है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर नैरेटिव्स जो है वो इस तरीके से गड़े जा चुके हैं और अभी भी वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना बचा है। वो आएगा जरूर, पर अभी भी वो आना बचा है। कैसे नैरेटिव? अरे हिंदी भाषी जो है वो बांग्ला भाषी के अगेंस्ट है। अरे हिंदी भाषी राम में विश्वास रखता है, अलग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एक बार बंगाल की सोसाइटी जिसने इस देश को रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जो स्वदेशी का एक सेंटर पॉइंट रहा है, जिसने इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए हैं, जो मां काली का विश्वास रखते हैं। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? बिना शक्ति के शिव शव है। हम कितनी बड़ी बात करते हैं, जो लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैं कहता हूं सनातन की इस पंक्ति को अगर आप समझेंगे तो इससे ज्यादा बड़ा जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इक्वल वर्ड शब्द लाइन नहीं हो सकती। जिस समाज ने पूरे देश को ये थॉट प्रोसेस दिया, अगर वो समाज ये सोच ले कि जो बंगाल में हो रहा है ये हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी सब की बात नहीं है, ये हमारे कोर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो इट विल बी वेरी लेट। व्हाट इज दैट प्रहार? दैट प्रहार इज कि इस पावन भूमि पे डेमोग्राफी इस रैपिड स्तर से बढ़ रही है, चेंज हो रही है, जिसका आप सबको अंदेशा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, इसका प्रभाव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, संदेश काली, हु वी आर, इन सब पे प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है और पड़ेगा। मैं डेटा के आधार पे बात करता हूं, डेटा का आदमी हूं। मैं आपको 4 जिलों की बात करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 2061 के अंदर क्या होगा। 4 जिलों की बात करता हूं, बीरभूम, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। 4 की बात करता हूं, मैं हर जिले की बात करूं। आजादी के पहले बीरभूम के अंदर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, जिसको हिसाब से इस पॉइंट पे आने के पहले मैं एक और सवाल आपके पास में रखूंगा, फिर आऊंगा। हु इज अ माइनॉरिटी? मैं चाहता हूं जब नरेंद्र जी हम नैरेटिव्स की बात करते हैं, ये नैरेटिव की बात भी होनी चाहिए कि हु एग्जैक्टली इज अ माइनॉरिटी? इज दैट कम्युनिटी द माइनॉरिटी व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द कंट्री, और इज दैट कम्युनिटी द माइनॉरिटी which is less than 3%, less than 4%, less than 2%? Who should have the right? किसको अधिकार होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स है उसका प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ना कि मोनोपोलाइजेशन हो। ये नैरेटिव की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारे को ये अंदर बैठा दिया गया कि माइनॉरिटी जस्ट मींस वन कम्युनिटी। बट अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो माइनॉरिटी में इतनी सारी कम्युनिटीज है जो 5%, 3%, 2% की पॉपुलेशन पे नहीं है। पारसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ, मैं कह रहा हूं कि पॉपुलेशन बहुत कम है। Whereas जो हमारे दिल में और दिमाग में बैठा है कि माइनॉरिटी कौन है, उनकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ती जा रही। टुडे they are the second largest majority. I am not saying that this is a fact. This is not something which is communal. ये तथ्य है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम नैरेटिव की बात करते हैं माइनॉरिटी कौन है, क्या ये सवाल हमारे मन में नहीं उठना चाहिए कि यार देश में मेजॉरिटी हिंदू, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी
मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कितनी सारी, क्योंकि 3% पॉपुलेशन में नहीं है, कुछ हजार है, कुछ लाख है, क्या जब माइनॉरिटी बेनिफिट्स की बात होती है, माइनॉरिटी डिबेट की बात होती है, इनके बारे में कौन बात क्यों नहीं करता है? क्यों एक ही माइनॉरिटी क्यों दिखती है? क्यों? क्योंकि नैरेटिव कौन सेट कर रहा था, कितने समय से सेट कर रहा था और क्यों सेट कर रहा था, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। एंड व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज द कोर ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, और जिस तरीके से इस राज्य के अंदर हो रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच यू ऑल शुड नो। क्या होता है ना, कभी जैसे आपने कैंसर देखा होगा ना, कैसे कभी आपने पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, तो आदमी को लगता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, पर जब वो 4th स्टेज पे पहुंचती है और जब डिटेक्ट होती है, तब दे से इट्स टू लेट। हम डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आप आसपास कहीं भी देखेंगे, जो हमारे आसपास के मुल्कों में डेमोग्राफी of nations, but what happened to the minorities there? क्या हो रहा है माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में? क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पाकिस्तान में? कुछ नहीं हो रहा। हम क्यों अभी इस वक्त हैं? क्योंकि हम हिंदू मेजॉरिटी है। इंसान आने वाले समय के अंदर समाज को दिक्कत आ सकती है। बीरभूम, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, चार। अब आप फिर बोलेंगे कि मैं बाकी की बात करूंगा, आप रिलैक्स करो। 1951 के अंदर 26.90% माइनॉरिटी पॉपुलेशन, 2011 में बढ़ के 38%, और अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो बाय 2050 जब हम सब इस वक्त वहां पे रहने वाले हैं, which is what, just 3 साल बाद में after 2047 will be 50%, फिर 50%, and I tell you मेरा प्रॉब्लम क्या है। दिनाजपुर 30% in 1951, 30% in 1951, today it is more than 44%, और ऐसा अगर ऐसे ही चलता गया तो and touch 2050-55 it will touch what, 55%, 55%। मालदा 37%, आज 52%, और ऐसे बढ़ता गया 65% क्रॉस होगा। मुर्शिदाबाद 55%, आज की स्थिति में 66%, 55 1951, आज की स्थिति में 66%, एंड 2050 तक 80%। कूच बिहार में जहाँ है, वहाँ अगर आप रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज देखेंगे, यू विल फाइंड दैट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ हिंदू कम्युनिटी एवरी ईयर 2% कम हो रहा है, और ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी 2% बढ़ रहा है इन द लैंड ऑफ टेम्पल्स। अब अगर मैं आपको बात करूं बाकी के सब जिलों की, और मैं बहुत प्राइमरी डेटा के हिसाब से बात करता हूं, अगर मैं सबकी बात करूं तो आप पाएंगे कि कोई भी बंगाल के 80% जिले ऐसे हो जाएंगे बाय 2050 प्लस तक, इसमें अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ होते गया 80% जिले, सभी समझिए 80%, जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन विल क्रॉस 28%। आज बंगाल में अनऑफिशियली 35%। इसका इशू ये होगा कि एक वीटो सेट हो जाएगा, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक, अगर मैं आपको लेटेस्ट केस ऑफ एग्जांपल लूं, एंड आई एम टॉकिंग ऑल फैक्ट्स, जब पंडित्स माइनॉरिटी में हुए
जिन्ना ने सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस में बात, जिन्ना ने सबसे पहले बात अगर सेक्युलरिज्म की करी थी, फिर जिन्ना को पता चला कि उसकी पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, तो उसने एक सेपरेट नेशन स्टेट की बात करी ऑन द पार्ट ऑफ रिलीजन। उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, आप रिमेंबर। फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जहां हिंदू राजा, जिसकी पूरी की पूरी संस्कृति हिंदू, जहां डेमोग्राफी चेंज हुई, 70 साल तक हमको किसका झेलना पड़ा? क्या सुनते रहे? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई, पत्थरबाजी नॉर्म बनी। वहां की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के साथ में हॉबनॉब करती थी फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर सिर्फ डेवलपमेंट ही होता, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड प्रांत के अंदर रहती, वो डेवलपमेंट की पराकाष्ठा पे पहुंच जाती। वाल्मीकियों को तो राइट नहीं मिला। वाल्मीकियों को आर्टिकल 370 हटने के पहले तक तो स्टेट के अंदर राइट नहीं था। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कोई बाहर से व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। सफाई कर्मचारी का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी बनता था। ये सब जब हमारा संविधान क्या कह रहा था? We the people of India believe in Article 14 which is equality. But वो सब तो थ्योरी में था, संविधान तो फॉलो किया जाता था। उनके पास नैरेटिव था, डेमोग्राफी बदली। वो 70 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किए। कैन यू इमेजिन? इट टुक अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आफ्टर 70 इयर्स फुल मेजॉरिटी में आर्टिकल 370 हटाने में 70 साल एक टेम्पररी प्रोविजन को हटाने के लिए। क्या हमें समाज अब 70 साल अगर ऐसी भूल कहीं कोई दूसरे राज्य के अंदर हो जाएगी, तो क्या हम एज समाज एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जहां हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की तैयारी में, क्या हमें समाज ये अब बर्दाश्त कर सकते हैं, या ये हम कॉस्ट देने के लिए तैयार है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति कोई देश के बाकी प्रांतों के अंदर होती है, तो क्या हम इतने सालों के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? पर्टिकुलरली जब हम डेवलप 8.4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसी भूल जब हमें पता है कि इस तरीके की भूल हो रही है, क्या समाज संगठित नहीं हो सकता? समाज को संगठित होने की जरूरत है। अदरवाइज आप रिसेंट हिस्ट्री में आपका सबसे, मैं आपको टेस्ट केस एग्जांपल दे रहा हूं, और Where is development issues? कहां है विकास के इश्यूज? कहां है सेक्युलर नैरेटिव? अगर सेक्युलर नैरेटिव ही होता तो कलकत्ता पोर्ट, जो बॉबी हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जाके कुछ परसेंटेज हिंदुओं के घर में जाके बात करिए। मैं गया हूं और आपको पता चलेगा डिफरेंशिएटेड कैसे। क्या सोच सकते हैं आप कि कोई नहीं कर सकता? क्यों ऐसा हो रहा है? 35% वीटो वोट है, पता है एक तरफ होगा, 70% का समाज तो सुन रहा है, देख रहा है, हाँ ठीक है, ये तो हिंदी भाषी है, हाँ ये तो गुरका है, हाँ ये सब अलग इश्यूज हैं, हम सबके हैं, और उधर तो सब एकजुट हो रहे हैं। हम कब सोचेंगे कि ये पॉइंट हमारे निजी हित का नहीं है? बंगाल के अंदर ये पॉइंट समाज के संगठित होके, बंगाल के समाज के संगठित होके बंगाल की अस्मिता को प्रोटेक्ट करने का है। क्योंकि ये अगर प्रोटेक्ट रहेगी तभी जाके नेशनल सिक्योरिटी वाइज हम ये लैंड ऑफ शक्ति, जो ये प्लेस डिजर्व करता है, यहां से आइडियाज आते हैं, जो देश को दिशा देता था, वो अपनी गौरव को वापस पाए। इट्स जस्ट नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ बात रिलीजियस नहीं है, ये बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हमारी बहनें, हमारी बेटियों के बारे में। डेटा क्या कहता है?
मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? 40,000 से ज्यादा, अगर मैं आपको प्रिसाइसली एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 40,000 से ज्यादा इन द ईयर ऑफ 2022 विमेन ट्रैफिकिंग कहां हुई थी? बंगाल के अंदर हुई थी। 40,000 से ज्यादा हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, 40,000 से ज्यादा, दैट इज द एनसीआरबी डेटा, बंगाल के अंदर हुआ एक साल के अंदर विमेन ट्रैफिकिंग। इट इज अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये हमारे भारतीय, हमारी सेफ्टी के बारे में, हमारे समाज की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि इन सब पॉकेट्स के अंदर समाज घुट के रह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि केस दर्ज जो होगा उसमें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, समाज एकजुट नहीं है, समाज बटा हुआ है। दैट इज द रियलिटी। आप सोच रहे हैं कि किस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बंगाल खड़ा है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अबाउट, मेरे हिसाब से ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर आपको याद होगा, बंगाल का 2 बार पार्टीशन हुआ है, अगर आप मुझे इसको बताएंगे, एक 1900 अर्ली 1900s के अंदर और एक आजादी के पहले का। पहले बिहार, ये सब अलग पूरा पार्ट, ग्रेटर बंगाल का पार्ट हुआ करता था, इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली। उसके बाद डेमोग्राफी भी फिर ईस्ट उसकी बंगाल की बात हुई। क्या ऐसी स्थिति इमेजिन करेंगे कि इस बंगाल के अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहाँ पे ना देश का कानून चलेगा, ना आपकी बात चलेगी, जहाँ आप खुल के जा नहीं सकते? क्या आप ऐसी बात इमेजिन करेंगे कि कुछ जिलों को अंदर में कुछ जिलों को रेड कर दूं कि यहाँ मत जाओ, आप घर के अपने बेटियों फोन, बेटा रात को घर पे लेट मत आना, ध्यान मत रखना? डू यू वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन? आई एम टेलिंग यू दैट इफ द समाज डज नॉट गेट अप और प्राइमरी फैक्ट्स के साथ से नैरेटिव सेट्स नहीं किए गए, तो ये आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियां किसी को माफ नहीं करने वाली है। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग हु वी आर। आपने बात करी थी यहाँ पे, मुझे याद है कि वक्ता बात कर रहे थे कि कई गौशालाएं जो है जहाँ पे गाय दूध नहीं दे सकती, आप उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जहां जहां डेमोग्राफी बदली है, वहां कैटल स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा हुई है। जहां जहां डेमोग्राफी बदली है, वहां कैटल स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा हुई है। आप समझ रहे क्या हो रहा है? अगर आप आज नहीं जागे, जिस हिसाब से ये चेंज होते जा रही है, आपकी विमेन सिक्योरिटी विल बी इन क्वेश्चन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विल बी इन क्वेश्चन, आपके सनातन धर्म को के बारे में आप बात कर सकते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाने की बात कर सकते हैं, दैट विल बी इन क्वेश्चन, योर एग्जिस्टेंस विल बी इन क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, और ये देश का कोई और प्रांत, कोई और राज्य इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जिस हिसाब से बंगाल खड़ा है, इट इज इंपेरेटिव, ये अनिवार्य है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रीय विचार और राष्ट्रीय विचार में विश्वास रखने वाले इसकी दिशा तय करें, ना कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंट क्रिएट करने वाले। हमें क्या कहा गया? हमें यह कहा गया कि बंगाल जो है उसका कल्चर अलग है, वो हिंदी हार्टलैंड वाले इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, ये कहा गया। क्यों ये अलाउ हमने करने दिया? ये हमने इसीलिए अलाउ करने दिया क्योंकि जब समीर जी नैरेटिव हम लोग सेट करने की बात करते हैं, हमारे पास प्राइमरी फैक्ट्स नहीं होते, हम आधे टाइम से रिएक्ट करने के उसमें रखते हैं। आर्टिकल 370 जब हटा था, जिस हिसाब से प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में काम किया गया था, कोई जवाब नहीं था किसी साइड में। That's where it could pass all the test. I believe जब हम नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं, हमें जरूरत है कि हम इमोशनल होने के बजाय फैक्चुअल ज्यादा हो, हम इमोशनल होने के बजाय फैक्चुअल ज्यादा हो, क्योंकि फैक्ट्स हमारे पक्ष में, हमारे अगेंस्ट कोई भी फैक्ट इस वक्त नहीं है। So when we set the narrative, I believe, और ये मेरा विश्वास है
कि हमें इमोशनल कम, फैक्चुअल ज्यादा होना है, हमें स्ट्रैटेजिक ज्यादा, टैक्टिकल कम होना है। When I say strategic, what I refer is कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लार्जर गोल क्या है, हमें वो अचीव करना है। हमें प्रेजेंट टैक्टिकल तात्कालिक फायदा, इसका फायदा उसके फायदे से छोड़ के हम सोचते हैं ये, क्योंकि ये सब या बाद में आप सोचते हैं, मैं ये किसी दूसरे राज्य में बैठूंगा कहीं और बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक दैट, बट आई एम टेलिंग यू हियर, मैं यहां बोल रहा हूं। एकाएक की होच्छे बंगाल के क्या हो रहा है? मालदा में जाइए आपको अलग लगेगा, कलकत्ता में जाइए आपको अलग लगेगा, पुरुलिया में आप जाके देखेंगे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, और आपको लग रहा है संदेश का जस्ट वन आइसोलेटेड इंसिडेंट। प्लीज अगर आप ट्रैवल करेंगे साउथ 24 परगनास के अंदर, मैं ओपन आप सब लोग तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो नौसिखिया हूं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। आप इतने सारे एक्सपीरियंस लोग बने, इतने गणमान्य व्यक्ति बने हुए, ये सबको पता है। आज कलकत्ता की सड़कों के ऊपर किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, क्या जब स्टेट का अगर काम होता है कि वो रिलीजन से दूर रहे, क्या वो इक्वली हर रिलीजन को फॉलो किया जाता है? दैट इज नॉट द केस एट ऑल। आज हमारे शक्ति पीठों जो बंगाल के अंदर है, उनका डेवलपमेंट की क्या स्थिति है ये आप देखेंगे, और ये कैसे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से स्ट्रेटेजिक हो रहा है। दूसरी साइड स्ट्रेटेजिक है, हम स्ट्रेटेजिक है ही नहीं। ओबीसी बेनिफिट्स के अंदर जो भर्तियां अभी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, अगर आप इसके डेटा को उठा के देखेंगे, यू विल फाइंड, एंड दिस इज फैक्ट्स अगेन, कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से स्ट्रेटेजिक भर्तियों में स्टेट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग। 2016 की भी रिपोर्ट उठा के देखेंगे, जब एक रिपोर्ट आई थी एक न्यूज़पेपर के अंदर कि बंगाल डोमिनेट्स द मैक्सिमम इन द रिक्रूटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, टीएमसी एंड लेफ्ट ने क्रेडिट देना शुरू हुआ था। टुडे इट इज फर्दर मोर इन ओपन। स्थिति ये है कि 172 जो ओबीसी लिस्ट आती है, ओबीसी लिस्ट के अंदर 102 से ज्यादा बिलोंग टू द मुस्लिम्स। I have no problem with the community or anybody. I am telling you, please follow equality. आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजी कैसे हो रहे हैं। अगर स्ट्रेटेजी देखिए, उनको पता है कि समाज जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, उनको पता है कि समाज जो है वो खड़ा हो सकता है, उनको पता है तो क्या करो, मशीनरी को इस तरीके से कैप्चर करो कि वो उस पब्लिक सेंटिमेंट को भी आप चेंज में कन्वर्ट नहीं कर पाओ। और मेरा मानना ये है कि कोई भी सोसाइटी का चेंज या कोई भी सोसाइटी जब आगे, इट ऑलवेज हैज टू बी नॉट लेड बाय द मैन, इट हैज टू बी लेड बाय द वुमन। देश के किसी भी कोने में जो महिला का मत होता है, वहीं देश का मंतव्य तय होता है। तो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हैज मूव्ड अवे फ्रॉम माइनॉरिटी वीटो टू विमेन वीटो, माइनॉरिटी वीटो टू महिला वीटो। मतलब उत्तर प्रदेश में महिला जहां अपना मंतव्य तय करेगी, वहीं जाके पे उत्तर प्रदेश की दिशा तय होगी। देश में महिला जहां तय करेगी, वहीं जाके दिशा तय होगी। ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे देश के अंदर है। दिस इज द बिगेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मातृत्व शक्ति। बट इन बंगाल दैट गेट्स नेगेटेड, और दैट गेट्स आई वुड से nullified, या उसके इफेक्ट तो कम हो जाता है, बिकॉज देयर इज अनदर वीटो व्हिच इज 35% वीटो। तो सर, अगर आप आने वाले 2 साल में नहीं जागेंगे, फिर आप कभी नहीं जाग पाएंगे। इसीलिए आप मेरे से बात कर रहे थे सर ऑफ द ये, जब हम लोग खाना खा रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा कल्चर यूरोपियन एंड ऑल। मैं कह रहा हूँ ये हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई दूसरी साइड खुद ही कुछ होता और उनका मैं, और ये मैं बहुत डिटेल स्टडी की बात कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो बंगाल और सनातन है। क्योंकि अगर बंगाल के अंदर सनातन की धरोहर पूर्ण रूप से आगे नहीं जाएगी, तो फिर ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आगे चल के स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि दिस स्टैंड्स, जो आपने बात करी अभी सिलीगुड़ी जहां पे खड़ा हूं मैं, दिस स्टैंड्स एट अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। नेपाल, भूटान, आगे चाइना, एंड ऑल ऑफ देम को पता है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसी शक्ति के रूप में मर्ज हो चुका है जहां
हमें भारतीय होने पे गर्व है, हम हीन भावना के तहत नहीं हो रहे। और ये पिछले 70 साल के मैं कह रहा हूं एफर्ट के बाद में आज पॉइंट पहुंचा है। युवाओं के अंदर भी वो जागृति है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ है। सो द अदर साइड, इन ऑर्डर टू स्टॉप भारत, in order to stop India from becoming a developed nation, वो कैसे एक्ट करेंगे? वो इसी तरीके से एक्ट करेंगे, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक्ट करेंगे कि वो एक वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर देंगे, वो एक वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर देंगे और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आपने कभी सोचा कि आइडियली बॉर्डर एरियाज, आइलैंड्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इकोनॉमिक हब के सेंटर पॉइंट होते हैं? अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो बॉर्डर एरियाज है, जो आइलैंड्स है, वो इकोनॉमिक हब के सेंटर पॉइंट होते हैं। पर हमारे यहां पे आप इमेजिन करिए क्या है, जो बॉर्डर एरियाज है वो इलीगल एक्टिविटी के एट मेनी प्लेसेस जहां अपीसमेंट की लोकल पॉलिटिक्स चल रही है, वो इलीगल एक्टिविटीज के हब बन चुके हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन के हब बन चुके हैं। एक समय ऐसा था जब रोहिंग्यास को बताया गया था कि भारत के पार्ट है, जब रोहिंग्यास को म्यांमार ने बोला कि हमें आप नहीं चाहिए, when we used to stand against it। बॉर्डर एरियाज को किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब तभी होता है, which I come back to my moot point, कि हम सब जब संगठित नहीं होते हैं। संगठित होगा तो जब परिवार पे कोई भी सामाजिक, प्राकृतिक, फाइनेंशियल आपदा आएगी, परिवार उसको मीट कर लेगा, चैलेंजेस को मीट कर लेगा। पर अगर परिवार में आपस में ही लड़ाई होगी तो परिवार तो तितर-बितर हो गई। ये सबसे बड़ी बात। और आप जहां पे इस वक्त बैठे हैं, आप बैठे बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे, इसीलिए आपने बोला कि अलग लोगों की अलग अलग मांगे हैं। क्यों इतनी सारी मांगे हैं? क्योंकि हमें इतने समय से दिस इज अल्टीमेटली द पॉलिटिक्स व्हिच इज बीइंग फेड इन द सबकॉन्शियस कि अरे अपनी मांग रखो, अरे तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, अरे तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और उसको लार्जर पिक्चर मत दिखाओ, उसको लार्जर गोल मत दिखाओ, उसको लार्जर मिशन मत दिखाओ, उसको हाफ डेवलपमेंट में हमेशा रखो। देखिए, जब भी डेवलपमेंट डेफिसिट होगा, जब भी डेवलपमेंट डेफिसिट होगा, कास्ट पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स थ्राइव करेगी। आजादी के बाद से अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें कि बर्थ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स हैपेंड एट द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज नेहरू व्हेन ही टोल्ड राजेंद्र प्रसाद कि सोमनाथ में आप मत जाइए दर्शन करने के लिए, व्हेन नेहरू did not stand with Maharaja Hari Singh and favored a Sheikh Abdullah, it was clear कि जो स्टेट है वो अपनी पॉलिसी के अंदर, पॉलिटिकल पॉलिसी के अंदर माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, माइनॉरिटी अपीसमेंट एंड टेकिंग फॉर ग्रांटेड द हिंदू रिलीजन पे रखा। सो द बर्थ ऑफ रियल कम्युनल पॉलिटिक्स कब हुआ? बर्थ ऑफ रियल कम्युनल पॉलिटिक्स तब हुआ जब आपने पहली कम्यून, जिसको कहते हैं कम्युनिटी, की बात करना चालू करी। वो तो हिंदू समाज तो था नहीं। When the Congress was in rule, Jawaharlal Nehru ji was in the rule, it was about the minority। और उसके साथ में आप डेवलपमेंट डेफिसिट में रखो जनता को। जब आप जनता को डेवलपमेंट डेफिसिट में रखोगे तो उसको पता होगा मेरी कास्ट आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी निजी हित कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी मांग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको वेल्थ से डिप्राइव करो। और दिस वाज द पॉलिटिक्स व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द 50s, द नैरेटिव व्हिच वाज प्रैक्टिस्ड। तो आप देखिए क्या हुआ, नैरेटिव रखा गया कि नहीं ब्राह्मण अगेंस्ट क्षत्रिय, नहीं बंगाली अगेंस्ट, बंगाली भाषी अगेंस्ट हिंदी भाषी, सब नैरेटिव चलते गए और साथ में डेवलपमेंट भी नहीं मिलता गया। गरीबी की बात हुई, फैक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, बट डेवलपमेंट सरप्लस नहीं मिला देश को। तो हम अपनी आइडेंटिटीज में ही उलझे रहे, हम समाज की एकजुट शक्ति को नहीं समझे। तो जब वो चरम सीमा पर वो पहुंचा, जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचा, तो फिर हमने बोला नहीं, हमें हिंदू नेशनलिज्म जो सबसे ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है, हमें वो 2014 से चाहिए। और फिर डेवलपमेंट सरप्लस भी हुआ। आप देखिए, जब सनातन में विश्वास करने वाले नरेंद्र जी, जब अगर मान लीजिए
whether it is on the polity और इकोनॉमी चीज आती है, इकोनॉमी किस रेट से बढ़ती है, विश्व के रूप में किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, जब सनातन विश्वास रखने वाले पहले नहीं था। और मैं अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जब मैं रायबरेली में गया और जब मैं बनारस के अंदर गया, मैंने एक तरफ सनातन और डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट सरप्लस देखा, और यहां पे मैंने डेवलपमेंट डेफिसिट देखा, रोड तक नहीं देखी। तब मैं समझ गया कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसको देश ने अलग अलग जगह से रिजेक्ट कर दिया है। पर बंगाल को समझने की जरूरत है कि बंगाल के अंदर भी यही हो रहा है, साइलेंटली पॉलिटिक्स के बेस को चेंज किया जा रहा है, समाज के वीटो को, एक समाज में वीटो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और जब समाज के अंदर वीटो एस्टैब्लिश हो जाएगा तो नैरेटिव आप सेट ही नहीं कर सकते। नैरेटिव तभी आप सेट करेंगे, जो मैं अपने फर्स्ट पॉइंट में वापस आ जाता हूं, जब आप एकजुट होंगे, जब आप संगठित होंगे, जब जो आपका बल होगा वही आप निर्धारित करेंगे। आज कोई भी मीडिया के अंदर, मैं यहां बहुत पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, ओपन कह रहा हूं, कोई भी आज मीडिया के अंदर सनातन का अपमान नहीं कर सकता। क्यों? कि उसको पता है कि समाज संगठित है। आज हिंदी चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, इंग्लिश हिंदी अखबार सबको पता है, आज सोशल मीडिया में लोग पता है समाज संगठित है। तो अगर हम कहेंगे तो हमको रेटिंग नहीं आएगी, हमको जब सड़कों पे हम जाएंगे लोग जो है हमसे सवाल पूछेंगे। क्यों? मीडिया ने थोड़ी नैरेटिव सेट किया, समाज संगठित हुआ। जब समाज संगठित हुआ अपने आप नैरेटिव चेंज। जब समाज चित्र भीतर था, वही लोग जो आज जय श्री राम कह रहे हैं, कल तक सवाल पूछ रहे थे कि मंदिर क्यों बनाते, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते। ये कोई दिल से आया हुआ चेंज नहीं है, अल्टीमेटली सब कुछ व्यापार है। ये समाज की शक्ति को एक्नॉलेज करने का एक रिफ्लेक्शन है। तो आप सोचिए कि बंगाल के अंदर मीडिया हमारे साथ में बैठे होंगे, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं जब आप एकजुट हो जाएंगे, संदेश काली के अंदर आपने कहा बंगाल की मीडिया वाज फोर्स्ड टू पिक इट अप, एवरीबॉडी वाज फोर्स्ड टू पिक इट अप। व्हाई? बिकॉज़ द women of संदेश काली said that enough is enough। पर क्या ये एक फ्लैश इन द मोमेंट है या एक क्रांति की शुरुआत है, ये तो समय ही बताएगा। पर मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि संगठित होइए, बॉर्डर एरिया के पास में आप हैं, संगठित होइए, क्योंकि आपका जो विरोधी मुल्क है, या जो आप कह सकते हैं कि एक राइवल इकोनॉमिक पावर है, वो राइवल इकोनॉमिक पावर इस वक्त बहुत स्ट्रैटेजिकली थ्रू मिशनरीज, थ्रू वर्किंग डीपली माइन्यूट एरियाज, इज वर्किंग ओनली ऑन टचिंग योर वीक नोट्स। वो कोई अपफ्रंट वॉर के लिए नहीं आपके साथ कर रहा है, वो आपके स्ट्रैटेजिक नोट्स को फंड कर रहा है। क्या आपको पता है कि रिपोर्ट कहती है कि थ्रू चाइना मोर देन 15,000 शेल कंपनीज कलकत्ता के अंदर कर रही है। मोर देन 15,000 शेल कंपनीज कलकत्ता के अंदर ऑपरेट कर रही, जहां फंडिंग हो रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नैरेटिव हम सेट नहीं कर रहे, और हम नैरेटिव सेट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम संगठित नहीं है। तो मेरा सवाल, जब आप कहते हैं नेशनलिस्ट नैरेटिव बिल्डिंग इन सोशल मीडिया, मैं कहूंगा इसका नेसेसरी कंडीशन है संगठित समाज, पर्टिकुलरली आज के समय के अंदर। आज ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, आपने सबने सुना होगा इस नैरेटिव के बारे में, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। जब सच्चाई की बात यह है कि साउथ के 5, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और के अंदर मेजॉरिटी 3 से ज्यादा के अंदर राष्ट्रवादी विचार आगे बढ़ रहा है। दैट्स द हार्ड फैक्ट। पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी नॉर्थ वर्सेस साउथ। वो नैरेटिव आज ही तो धीरे धीरे जो है वो आगे टाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स, पब्लिक सेंटिमेंट तो स्वयं उनके पक्ष में नहीं है। इनफैक्ट तमिलनाडु में भी जब मैं था, वहां पे भी लोग सनातन के रूप में पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहे थे। पर यहाँ मुझे चिंता है
और इसीलिए ये चिंता का समाधान ना मैं दे सकता हूं, ना कोई और दे सकता है। इस चिंता का समाधान सिर्फ समाज ही दे सकता है, और अगर समाज समाधान नहीं देगा तो नैरेटिव सेट हो ही नहीं सकता। और इन सब के अंदर my issue is that there is state protection happening to all these illegal activities. For example, जब हमारी महिलाएं और बहन का abduction होता है, जब रिपोर्ट्स आती है illegal trafficking की, why do you have situation कि गवर्नमेंट से कोई close aid is caught or is involved क्योंकि मॉडर्न है। So, ladies and gentlemen, towards the end, what I will say कि आज हम सब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़े हैं। I can go on for another hour. और ये इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम सबको मिलकर ये निर्धारित करना है कि हम आने वाले 20 साल में हमारी सोसाइटी को, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब यूथ मिडिल एज हो जाएंगे, मिडिल एज एल्डरली हो जाएंगे, आप क्या देखना चाहते हैं? क्या ये बंगाल के अंदर सोसाइटी देखना चाहते हैं जिसमें आप भय और खुद के अस्तित्व की लड़ाई में जूझे, या बंगाल के अंदर ये सोसाइटी देखना चाहते हैं जहां सनातन प्रॉस्पर करे? ये सवाल का जवाब और ये दिशा निर्धारित करना कोई दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति या कहीं और से आया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। ये समाज को, आपको खुद निर्धारित करना है। जैसे अगर आपने पॉलिटिक्स के अंदर बल, आतंक, बूथ रेगिंग, मारपीट, पॉलिटिकल किलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर दिया, इस समाज का डिसीजन था, तो चेंज आया। अब समाज को ही निर्धारित करना है। इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, शक्ति आपके अंदर ही है, क्योंकि सनातन यही कहता है कि शक्ति आपके अंदर ही है। और आज सनातन की रक्षा करने का दायित्व और इस नैरेटिव को प्रोटेक्ट करने का दायित्व आपके हाथों में है। और आज मैं चाहता हूं कि आप इस सभागृह से आज एक निश्चय करें कि आपसे किसी से भी आपका कोई भी निजी दुश्मनी हो, कोई निजी हित हो, पर जब समाज के नैरेटिव सेट करने की बात आए और जब लार्जर नैरेटिव सेट करने की बात आए, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, आप उसको पीछे बचाइए, क्योंकि आपको आज अपने अपने सनातन की रक्षा करनी है। क्योंकि बंगाल जब तक में सनातन का पुनरुत्थान नहीं होगा, तब तक वो सनातन की पूरी जो मिशन है वो पूर्ण नहीं होगी। और जो हम डेवलप्ड सिविलाइजेशनल सोसाइटी जो बनने की तरफ में, वो तभी हम बन पाएंगे। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। बंगाली कल्चर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सनातन कल्चर। ऑल ऑफ अस आर वन, दैट इज सनातन। आप, मैं और हम सब यही याद रखना है। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम।